जी सर, स्टार्ट करो। अच्छा सर, मेरी स्क्रीन विजिबल और मेरी आवाज़ क्लियर? हाँ जी, हाँ यस जी। सर, आपका स्क्रीन विजिबल है और पेज पे क्लियर है। ओके। हेलो एवरीवन। सो आई एम मुनीब और एंड आई विल बी द ट्रेनर फॉर टुडे। तो कल हमने स्टार्ट किया था कि हमें ओएस क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड एन ओएस। ठीक है। तो आज हम इसकी फर्दर बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक जो ओएस होता है, हाउ डज इट वर्क, और इसकी क्या टाइप्स हैं। और हम कुछ इसकी फॉर्मल वोकेबलरी भी यूज़ करेंगे कि एक जो ओएस होता है उसको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और उसके लिए हम क्या वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारा पूरा सेशन जो होगा वो हमें इसी का रिलेटेड होगा कि ओएस कैसे काम करता है और उसके अंडर द हुड क्या हो रहा होता है। ठीक है। तो दिस इज वेरी मच इक्वल टू व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे। कल हमने पढ़ा था कि हर कंप्यूटर में थ्री लेयर्स होती हैं, हार्डवेयर होता है, ठीक है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बात कर रही है? ओके, अब मेरी आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। ओके। अच्छा, कल हमने देखा था कि हर कंप्यूटर में ना तीन चीज़ें होती हैं। हमारे पास एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? रियल डिवाइसेस होती हैं, जैसे माउस है, हमारा कीबोर्ड है, रैम है और सीपीयू है, ठीक है। और उसके बाद एक लेयर आती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, जो कहती है मैनेज करती है, हमारी ट्रैफिक कंट्रोल करती है बेसिकली। अब इसका क्या मतलब है? हमारी ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होती है? अब हमारे सिस्टम में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, सबको हर चीज़ चाहिए, सबने हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना, सबको स्टोरेज चाहिए, सबको स्पेस चाहिए, ठीक है। सबने माउस क्लिक्स को हैंडल करना है कि भाई तुम इस चीज़ पे अगर क्लिक हो रहे हो तो तुम्हें ये करना है। और तीसरी चीज आती है एप्लीकेशंस, जो हमारी मेन प्रोग्राम लॉजिक होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, उसमें मैंने कुछ लिखा है कि भाई बटन क्लिक होता है तो ये होगा। अब उस एप्लीकेशन को तो नहीं ना पता कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, कि अब उसने बटन क्लिक को हैंडल कर लिया कि अगर इस जगह पे बटन क्लिक होता है तो तुम ये कर दो, तुम क्रोम की ये विंडो खोल दो, ठीक है। लेकिन हमारी एप्लीकेशन जो है वो हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसके दरमियान एक लेयर होती है एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि हाँ वीएस कोड आया है, अब वीएस कोड ने कुछ करना है, तो दरमियान में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उसको कहता है ठीक है तुम ये स्पेस ले लो, मैं तुमने अगर जो एक्शन परफॉर्म करना है तुम इस तरह कर लेना। गेम्स आई, कोई और एप्लीकेशन आई, इसने उसको भी स्पेस दे दी और इसने उसको भी डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो ओएस के थ्रू हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रही होती हैं। ये हमारे कंप्यूटर्स की थ्री लेयर्स होती हैं, जैसे हमने कल भी देखा था। तो इट वाज जस्ट रिकैप, ठीक है। हमने अब जो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये बन जाती है कि एक सॉफ्टवेयर की लेयर है जो हमारी एप्लीकेशंस और हमारे मेन हार्डवेयर के दरमियान होती है। बिकॉज हमारी एप्लीकेशंस जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को टच नहीं कर सकती। हमारी कोई वेबसाइट है उसको नहीं, वो डायरेक्टली माउस के क्लिक्स को हैंडल नहीं कर सकती। तो एक सॉफ्टवेयर की लेयर है इन बिटवीन जो ये सारी चीजें मैनेज कर रही होती है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब इसकी ना एक फॉर्मल टर्मिनोलॉजी है कर्नल की, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने कह दिया, ठीक है। जब हमने कोई सिस्टम परचेज किया तो हमें जो भी वेंडर ने प्रोवाइड किया हमने उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कह दिया। फॉर एग्जांपल विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। अब हमारे सिस्टम में ना एक
प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हर वक्त एक्टिव रहता है, ठीक है, जो सीपीयू पे हमेशा चलता रहता है, जिसको हम कर्नल बोलते हैं, है ये भी ओएस का हिस्सा, बट एक प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम पे हमेशा रन होता रहता है, जिसको हम कर्नल कहते हैं। अब कर्नल की डिटेल्स फर्दर हमारे सेशंस में काफी ज्यादा आएंगी। अभी के लिए हमने सिर्फ ये याद रखना है कि कर्नल एक टर्म है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी वेंडर ने दिया वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कर्नल हमारे सिस्टम में वो प्रोग्राम है जो हमेशा एक्टिव रहता है, जो सारी चीजें शेड्यूल्ड कर रहा होता है, जो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है, सिक्योरिटी हैंडल कर रहा होता है, वो सारा कुछ कर्नल कर रहा होता है। और उसके अलावा जितने भी सिस्टम में प्रोग्राम्स होते हैं वो या तो कोई सिस्टम की एप्लीकेशंस होती हैं प्री इंस्टॉल्ड जो होती हैं, या सिस्टम के प्रोग्राम्स होते हैं जो रन कर रहे होते हैं, लेकिन कर्नल वो प्रोग्राम है जो सिस्टम में हमेशा रन कर रहा होता है। जब भी आप अपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने एक्टिविटी मॉनिटर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कर्नल होगा जो हर टाइम एक्टिव हो रहा हो, हर टाइम एक्टिव रहता है, और उसको आप उस टास्क को ब्लॉक भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमारे सिस्टम का मेन टास्क है, ठीक है। और आज हमारा जो फोकस होगा वो इसी के ऊपर होगा कि वो कैसे कैसे मैनेज कर रहा होता है और उसमें क्या हो रहा होता है। ओके, सो अब हमने देख लिया कि ठीक है, हमारे एप्लीकेशन कोड और हमारी जो मेजर है हार्डवेयर डिवाइसेस, उसके दरमियान एक लेयर है हमारी के, जिसको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कह दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमने कोई एप्लीकेशन डिजाइन की, फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेबसाइट बनाई, तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई इस बटन पे क्लिक हो तो ये हो जाए, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल कैसे काम कर रहा होता है, और अगर तो मैंने वो बता दिया है तो एप्लीकेशन कोड में मैंने उसको बता दिया कि बटन क्लिक में तुमने ये विंडो ओपन करनी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम है, मैंने ही बताया उसको कि तुमने इस क्लिक पे ये हैंडल करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं कि एप्लीकेशन कोड और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, हम क्रोम पे गए हैं, हमने कोई बटन क्लिक किया है क्रोम पे, ठीक है। अब जो हमारा गूगल क्रोम है, अब जो हमारी हार्डवेयर डिवाइस है, फॉर एग्जांपल जो माउस है हमारी, माउस है हमारा, ठीक है, माउस जो क्रोम को तो नहीं पता ना कि क्या है। अब माउस हमारा क्या करता है, माउस में एक मेरी हार्डवेयर डिवाइस है, उसमें सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, उसने डिफरेंट तरीके से एक्शन करना है। क्रोम कैसे हैंडल करेगा, क्रोम तो नहीं वो हैंडल कर रहा, ठीक है। मैंने तो सिर्फ क्रोम को बताया हुआ है कि इस बटन क्लिक पे तुमने ये विंडो ओपन करनी है, फाइल सेव कर देनी है, न्यू टैब ओपन कर देना है, ठीक है। क्रोम कभी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं देख रहा हार्डवेयर के, ठीक है, वो कौन देख रहा है। अब होता क्या है, स्टेप वन में होता ये है कि जब मैंने माउस को अपनी जगह से बटन के पास लेके जाके क्लिक किया है, ठीक है, तो जो हमारा माउस है वो हार्डवेयर जो है वो सिंपल जो है वो सिग्नल्स जनरेट करता है यूएसबी के थ्रू, ठीक है। अब वो सिग्नल्स जो है वो हमारा माउस हार्डवेयर जो है वो डिटेक्ट करता है कि मूवमेंट क्लिक हुई है, ठीक है। जब मैंने उसको क्लिक किया तो मेरे ओएस को एक इवेंट मिल जाता है, ठीक है। अब वो कैसे मैनेज करता है उसको, जब मैंने क्लिक किया तो मेरी इंफॉर्मेशन गई माउस ड्राइवर को। जब हमारे सिस्टम में ना डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं जो डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ओएस को जब वो उसके पास गया तो ओएस को पता चलता है कि ठीक है, एक इंटरप्शन आई है, माउस ड्राइवर ने कोई इनपुट दिया है, तो मेरे सिस्टम में कोई इंटरप्शन आई है, सीपीयू को इंटरप्शन मिलती है, ठीक है, कि माउस क्लिक हुआ है, जो इसको बताया माउस ड्राइवर ने, ठीक है, कि माउस हिट हुई है। ओएस क्या करता है, ओएस उसकी करंट पोजीशन निकाल लेता है, कि कर्सर मेरा अब किस जगह पे है और कर्सर ने क्या टास्क परफॉर्म किया है, ठीक है, विंडो अप किया है, विंडो डाउन किया है, क्या किया है, ठीक है। और ये पोजीशन जो है वो सिर्फ ये पोजीशन निकाल के हमारी क्रोम को सेंड कर देता है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन है उसको सेंड कर देता है कि भाई कर्सर इस पोजीशन पे है, ठीक है। माउस ड्राइवर ने मेरी इंटरप्शन को मैनेज किया, सीपीयू को पता चला इंटरप्शन आई है, ओएस ने जो है कर्सर की पोजीशन निकाल ली कि ये कर्सर की पोजीशन है, ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, अब तुम देख लो तुमने क्या करना है। ओएस ने एक इवेंट क्रिएट कर दिया उसके कोऑर्डिनेट्स दे के क्रोम को, ठीक है, कि इस जगह पे ये टास्क परफॉर्म किया तुम्हारे क्रोम। ध्यान तो खींचा तो न चयो मां तू राइट जो एतरी जल्दी दियंदा खुरदो जो कई गाल सर प्लीज आप माइक म्यूट कर लें, आई गेस आपका माइक ओपन होगा, ठीक है। हमारे जो हमारा माउस क्लिक था
उसकी जो पोजीशन थी वो हमारी एप्लीकेशन को चली गई, जो हमारे केस में अभी हम क्रोम को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे पास ब्राउजर में ना जो भी एप्लीकेशन है वो डोम ट्री से बन रही होती है। डोम ट्री क्या है, बेसिकली एक स्नैपशॉट है, जो भी आपको विजुअली स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना वो एक स्नैपशॉट है, ठीक है। हर एप्लीकेशन जो है ना वो अपने पास रेक्टेंगल्स में एरियाज में बना लेती है। फॉर एग्जांपल मेरा ये बटन है इधर, ठीक है। अब मेरे एप्लीकेशन को पता है कि भाई इतने कोऑर्डिनेट्स में, पिक्सेल्स में, क्योंकि हमारी स्क्रीन को तो नहीं पता ना जो क्या कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो पिक्सेल्स में डील कर रही है, तो उसको पता है कि इतने एरिया में ये बटन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने माउस के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स उसको जब भेजे थे, और जब उसने उसको बताया था कि उसने लेफ्ट एक्शन परफॉर्म किया कि राइट एक्शन परफॉर्म किया है, वो जब हमारी एप्लीकेशन के पास गया उसने उसको बताया कि इस कोऑर्डिनेट पे उसने लेफ्ट एक्शन परफॉर्म किया है। वो चीज हमारा एप्लीकेशन कोड मैनेज कर रहा होता है, जिसमें हमने इवेंट लिस्नर लगाया होता है कि जब इस पे क्लिक हो तो तुमने प्रिंट करना है या नया टैब खोलना है, जो भी करना है, ठीक है। तो ये सारा 4 स्टेप्स का प्रोसेस है जो माउस मूव करने से लेके आपके नए टैब ओपन करने तक अंडर द हुड ये हो रहा होता है। माउस हार्डवेयर डिटेक्ट करता है कि मूवमेंट हुई है। वो कैसे डिटेक्ट करता है, माउस उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है, ठीक है, यूएसबी के थ्रू। माउस ड्राइवर वो सिग्नल कैच करता है, सीपीयू को बताता है कि इंटरप्शन हुई है, माउस क्लिक हुआ है, ठीक है। ओएस उसकी करंट पोजीशन निकाल लेता है, ठीक है। और करंट पोजीशन निकाल के ये देख लेता है कि लेफ्ट एक्शन परफॉर्म किया, राइट एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। और क्रोम को वो इन्फॉर्मेशन भेज देता है, ठीक है, कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स है माउस के, ये एक्शन परफॉर्म हुआ है और तुम इसको देख लो। हमारी एप्लीकेशन कोड को पता होता है कि किस पिक्सल में, किस डायरेक्शन में और किस एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स पे उसने क्या रखा हुआ है, ठीक है। और जब उसको ये माउस की पोजीशन मिलती है, वो उस जगह पे वो एक्शन परफॉर्म कर देता है जो कि हमने उसको ऑलरेडी एप्लीकेशन कोड में बताया होता है, ठीक है। ओएस डिलीवर्स करता है क्लिक को, क्रोम डिसाइड करता है कि इसका मतलब क्या है। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी का अभी भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि भाई ओएस क्या काम कर रहा है और समझ नहीं आ रही इसकी, तो यू गाइस कैन आस्क, या किसी ने कोई पॉइंट ऐड करना हो इस पे तो यू यू आर वेलकम। क्लियर है सबको? अच्छा, ये हमारी बेसिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर हमें ये समझ आ जाएगा तो हम आगे जो कर्नल पढ़ेंगे, प्रोसेसेस पढ़ेंगे, शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो दो जगह पे इवेंट्स हुए हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैसे उसको शेड्यूल करना है, तो फिर हम इसे पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी सर, आपकी मुझे आवाज़ आ रही है, प्लीज़ अच्छा, आस्क। ये मुझे बताएं, मुझे थोड़ा ये क्लियर नहीं है। ये जो आपका मदर बोर्ड होता है, ये हम कहते हैं कंप्यूटर 01 में को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है? आई एम राइट? जी सर। तो अच्छा, एक मतलब किसी ने कहा कि नहीं, वो जो 01 है वो बेसिकली करंट होता है जो ऑन ऑफ होता है। तो उस ऑन हो तो उसको वो कंप्यूटर 1 कंसिडर करता है, ऑफ हो तो 0। जबकि एक और बंदे ने कहा नहीं, ये ऑन करंट नहीं होता, ये वैसे 01 होता है। तो ये मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, अगर आप थोड़ा इसमें अगर आपको पता है तो गाइड कीजिएगा मुझे। ठीक है। जी सर, वो बेसिकली सर जो 01 हमारे सिस्टम में होता है वो बेसिकली ऑन ऑफ ही होता है, और इसको हम ये कह रहे होते हैं कि जीरो का मतलब है कि उस टाइम पे जो उसकी स्टेट है उसके पास करंट है। हाई वोल्टेज को बेसिकली हम कहते हैं जीरो, और लो वोल्टेज का हम कहते हैं जीरो, और हाई वोल्टेज को बेसिकली हम कहते हैं करंट, हाई वोल्टेज वन को, ठीक है। अब कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है जीरो और वन, ठीक है। हमारे डिफरेंट लॉजिक गेट्स लगे होते हैं पीछे, जो डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। वो 01 समझता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो उसको हमने दिया है तो वो वन स्टेट है, अगर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं मिला तो वो जीरो स्टेट है। इसके पीछे ना प्रोसेसर के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं डिफरेंट, जो ये सारे गेट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आया कि उधर पोजीशन, उधर जो है वो वोल्टेज है कि नहीं है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला है या नहीं मिला। और ये सारा कुछ ऐसे मैनेज हो रहा होता है। और जो हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इसी को समझ रहे होते हैं। हमने सिंपल अपने हर काम के लिए ना एक लॉजिकल गेट्स डेवलप किए होते हैं पीछे, कि हमने उसकी आउटपुट क्या दिखानी है।
तो वो 01 जो हम बताते हैं कि वो उसका क्या मतलब है, वो बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस जगह पे है या नहीं है, जीरो है या वन है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। बट इसमें हम फर्दर आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में ना इसको डिटेल में देखेंगे क्या है। तो आई होप इट्स लाइक समहाउ इट्स लाइक यू गोट द आइडिया कि 01 क्या है। या थैंक यू सो मच। यानी कि कंक्लूजन ये है कि ये करंट के फ्लो की वजह से 0 1 बनते हैं। ठीक है, ये जी बात सर ठीक होगी। बेसिकली, यस सर सर बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो हमारा सिग्नल जो है ना वो हमने दिया है कंप्यूटर उसको, सिस्टम को, उसका मतलब है वन, बेसिकली ऑन ऑफ स्टेट आप इसको समझ लें। अगर जीरो है तो उसका मतलब है वो कुछ नहीं कर रहा, वन है यानी तो उसका मतलब। करंट के ऑन ऑफ से 0 1 बनता है। ठीक है। जी सर, करंट बेसिकली ओके इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आप ओके कह। थैंक यू सो मच। ये आपने अच्छा प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने स्पेशली ज्वाइन किया। इसको आप दोबारा भी थोड़ा रिपीट भी करते रहिएगा, सो दैट जब हम आगे जाएं तो मैं ना ये ज़रा अच्छे तरीके से याद रहे। सर ये जो 01 वाली चीज़ है ना, ये बड़ी कोर नहीं लॉजिक है नहीं हमारे सिस्टम नहीं की, नहीं, इसको मैं हम। इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी सर बिल्कुल सर, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हमने, और इंशाल्लाह हम इसे कोशिश करेंगे कि बिल्कुल फंडामेंटल से क्लियर हो जाए कि कैसे काम करती हैं चीज़ें। और थैंक यू सो मच। ठीक है सर, कोई फीडबैक होगा तो प्लीज़ काइंडली डू शेयर। मैंने ज्वाइन किया तो यही फीडबैक नहीं है। जी सर, एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, तो अब जो हमने इसको कल भी देखा था कि अब हमारे सिस्टम में ठीक है, हमें पता चल गया ओएस है, एप्लीकेशंस हैं, तो अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, हमारे ओएस ने जो है वो इवेंट्स को जो है वो राइट एप्लीकेशन को देना है। ठीक है, और जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हमारे सिस्टम में चल रही हैं उनको रन करना है, इसने डिफरेंट एप्लीकेशंस को शेड्यूल करना है कि कोई एप्लीकेशन क्रैश ना कर जाए, आपस में किस तरह उन्होंने डिलीवर होना है। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन किस क्यू में लगनी है, किसको क्या मिलना है, किसको कितनी स्पेस मिलनी है। ठीक है, ओपन सेव फाइल्स कैसे मैनेज होनी है, और डिफरेंट एप्लीकेशंस ने एक दूसरे को सिक्योर किस तरह रखना है, कि ये ना हो कि कोई एप्लीकेशन मैंने सिस्टम में इंस्टॉल किया उसमें ऐसा कोड लिखा हुआ है कि वो भाई दूसरे सिस्टम का जाके डाटा कॉपी कर ले या कुछ कर ले। ठीक है, वो कौन मैनेज करेगा, वो ओएस मैनेज करेगा। ठीक है, अब किसी एक सिस्टम ने, लेट्स से सिस्टम में हमने इंस्टॉल किया और उसने काफी ज्यादा स्पेस ले ली, तो दूसरी जगह एप्लीकेशन को स्पेस ही नहीं मिली, तो ये सारी चीजें किस एप्लीकेशन को कितनी स्पेस देनी है ये भी हमारा ओएस मैनेज कर रहा होता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस मैंने एक साथ चलानी है, शेड्यूल करनी है, ये भी हमारा ओएस मैनेज कर रहा होता है। और एप्लीकेशन क्या कर रही होती है, एप्लीकेशन बेसिकली सारा कुछ मैनेज कर रही होती है, वट एवर यू आर सीन ऑन द यूआई। ठीक है, मैं यूजर हूँ, मुझे स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है वो मेरी एप्लीकेशन डिसाइड कर रही है। ठीक है, कि मैं कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो उसके रिजल्ट में क्या आएगा मेरे पास, ये मेरी एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल देख ली, गेम लॉजिक, ब्राउजर रेंडरिंग, ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट ले लें आप, उसको हम एप्लीकेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो भी उसने करना है वो इसने करना है, लॉगिन सिस्टम्स, बिजनेस रूल्स। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट अगर भेजनी है मैंने कोई डाटा मंगवाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशंस का काम बेसिकली है यूजर की रिक्वेस्ट को मैनेज करना, बैकएंड पे जो काम करना है कि आपका सिस्टम सीमलेसली चले, वो ओएस का काम है। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश हमने दोनों चीजों में कर लिया। ठीक है, अब अब हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, ये हमने की डिस्टिंक्शन ऑलरेडी स्टडी कर ली है। ठीक है, कि ओएस जो है वो रिसोर्सेज एक्सेस करती है, सेफ पाथ देती है। क्रोम जो है वो डायरेक्टली नहीं काम कर सकता सेव फाइल्स वगैरह, बिकॉज उसको परमिशन चाहिए, तो वो काम ओएस करता है। ओएस पहले देखता है कि इसको ये काम करने की परमिशन है कि नहीं है, जो एप्लीकेशन काम करवाना चाह रही है वो ओएस के पास परमिशन, उसके पास एप्लीकेशन के पास परमिशन है तो फिर वो काम परफॉर्म कर देती है, वरना नहीं करती। ये रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी हमने कल देखी थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में गया हूँ, मैं कस्टमर हूँ। ठीक है, अब मैं कस्टमर हूँ, अब मैं इसको देखूंगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नजरिए से, तो जो मैं हूँ वो एप्लीकेशन हूँ। ठीक है, मैं यूजर हूँ, मैं एप्लीकेशन हूँ। और जो हमारा किचन है वो हार्डवेयर है जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, और मेरा एक मैनेजर है जो ओएस है। ठीक है, अब मैं जाके किचन में जाके ओवन यूज करके, ठीक है, और बाकी चीजें करके मैं सारा काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा, मैं तो काफी उल्टे सीधे काम भी कर सकता हूँ किचन में, मैं कुछ भी कर लूँ। ठीक है, तो ये लेयर दरमियान में आती है एक मैनेजर की, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरी रिक्वेस्ट जाएगी मैनेजर को, मैनेजर देखेगा ठीक है हाँ ये इतने पैसे दे सकता है तो मैं इसको ये दे दूंगा, यानी कि वो इसके पास परमिशन है ये चीज लेने की। उस मैनेजर ने आगे जाके हार्डवेयर को कंट्रोल किया, ठीक है तुम ये चीज दे दो इसे, इसको इसकी परमिशन है, इसने इसका पे कर दिया है। ठीक है,
तो ये बड़ी बेसिक सी एनालॉजी है रेस्टोरेंट ऐप की कि एप्लीकेशन क्या है, हार्डवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आई गेस अब हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि हार्डवेयर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ठीक है, ये अब जो हमने अभी तक पढ़ा है ये सिंपल आर्किटेक्चर है उसका। ठीक है, कि बेसिकली ये मेरा हार्डवेयर है, इस जगह पे मेरा हार्डवेयर है, उससे पीछे मेरे डिवाइस ड्राइवर्स हैं। ठीक है, पीछे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कर्नल टास्क है, जो कर्नल हमने कहा हर वक्त एक्टिव हुआ होता है। ठीक है, पीछे मेरे ओएस के सिस्टम कॉल्स हैं, ये बेसिकली गार्डेड गेट कहते हैं, ये गार्डेड गेट का भी कंसेप्ट है। ठीक है, ये जो ओएस की लेयर है ना, इसको हम गार्डेड गेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन से जो भी रिक्वेस्ट जानी है वो इस गेट से गुजर के ओएस को जानी है। ठीक है, अगर तो ये रिक्वेस्ट, इस गार्डेड गेट ने कहा कि यू आर नॉट परमिटेड, जीरो, तुम्हें परमिशन नहीं है इस चीज की, तो वो रिक्वेस्ट यहीं से रिजेक्ट होकर वापस चली जाएगी। और उसको आज जब हम टर्मिनल पे अक्सर हमने देखा होगा, हम कोई कमांड रन करते हैं तो हमें आगे से आ जाता है परमिशन डिनाइड और यू कैन एंटर द पासवर्ड। ठीक है, वो ये गार्डेड गेट वो काम कर रहा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एप्लीकेशन ने लेट्स से कोई मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उसने कुछ सिस्टम की चीज एक्सेस करनी है, ये गेट कहेगा कि तुम मुझे बताओ तुम्हें परमिशन है कि नहीं। उसने चेक किया परमिशन है, उसने आगे प्रोसीड कर दिया। सिस्टम ओएस ने उसको शेड्यूल किया, ड्राइवर्स ने देखा उसे, और हार्डवेयर से जो भी इंटरेक्शन आई वो सारा काम हो गया। ठीक है, अगर तो उसको उसकी एक्सेस नहीं है वो वहीं से रिटर्न हो जाएगा, और अगर होगी तो वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर। ठीक है, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा अच्छा, हम ओएस को एक इल्यूजनिस्ट कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि जी सर फरहान। सर सर समटाइम्स सर हमारे जो एप्स होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं, उसकी सर वजह क्या होती है? एप्स वगैरह क्रैश हो जाते हैं। जी सर, समटाइम्स जब हमारी एप्स क्रैश कर जाती हैं उसकी अक्सर वजह ये भी होती है कि हमने, हमारे सिस्टम जो है ना एक स्पेसिफिक स्पेस पे चल रहा होता है। मेरे सिस्टम की स्पेसिफिक स्पेस होती है। ठीक है, अब मैं अगर एक काम ये करूं कि मैं अपने सिस्टम पे अपनी मेमोरी से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस लोड कर लूं, ठीक है, और एट अ टाइम मैं सारी एप्लीकेशन चला लूँ, क्रोम पे जाके बे इंतहा टैब्स चला लूँ, ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन चला लूँ। ठीक है, अब उस टाइम पे जो मेरा सिस्टम है वो, उसकी इतनी स्पेस नहीं है। ओएस भी मेमोरी शेड्यूल कर रहा है ना, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, जिसको जितनी उसकी पास स्पेस है उसने उतनी मैनेज करनी है। अब आपने उससे ज्यादा जब उसके ऊपर लोड डाल दिया तो उस टाइम एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है हमारी। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस के बग्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारी एप्स क्रैश कर जाती हैं। ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन में उन्होंने डिफरेंट चीजें लिखी होती हैं, कोई एक बग आ गया है, उस वजह से भी वो एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा समटाइम्स हमारे सिस्टम में हार्डवेयर के फेलियर्स होते हैं, हमारी रैम कभी खराब हो जाती है, सीपीयू स्टोरेज में कभी इश्यूज आते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे सिस्टम में पानी चला गया या कुछ हो गया, मेरी रैम खराब हो गई है, तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश करने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ओवर हीटिंग हो जाती है सिस्टम में, यानी कि सिस्टम हमारा ओवरलोडेड हो गया है, मैंने सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड डाला है, तो मेरा सिस्टम ओवर हीट हो जाता है, उसकी वजह से भी सिस्टम की एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाती हैं। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, मेजर यही होती है कि हमारे सिस्टम की इतनी स्पेस नहीं होती और हम मल्टीपल एप्लीकेशन जब चला रहे होते हैं। हमारा क्रोम ब्राउजर भी आपने देखा होगा, जब आप काफ़ी ज़्यादा टैब्स खोल लेते हैं ना तो वो स्ट्रक कर जाता है, वो भी इसी वजह से करता है क्योंकि वो इतनी स्पेस मैनेज नहीं कर पा रहा होता। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस, और इसके अलावा बाकी रीजंस भी जैसे हमने एक्सप्लेन किया। जी सर फरहान, क्लियर है आपको? थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया कि जो ओएस है वो एक एज अ एलियनिस्ट काम कर रहा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने सिस्टम पे वीएस कोड चलाया है, ठीक है, वीएस कोड ने अपनी स्पेस ले लिया, वीएस कोड अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, गूगल क्रोम अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। ठीक है, और हर एप्लीकेशन को लग रहा है कि ये कंप्यूटर मेरा ही है, इसमें मैं ही काम कर रहा है, क्योंकि वीएस कोड को नहीं पता कि मैंने बैकएंड पे जो है वो ब्राउजर भी चलाया हुआ है, मैंने गेम भी चलाई हुई है, कुछ भी चलाया हुआ है। ठीक है, उसको 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 हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक स्पेस असाइन कर दी और वो उस स्पेस के अराउंड प्ले अराउंड कर रहा है। ठीक है,
और दूसरी एप्लीकेशन भी ऐसे ही कर रही है, तो हर एप्लीकेशन को लग रहा है कि मैं, ये कंप्यूटर मेरा है, मैं ही काम कर रही हूँ इधर। तो इसको बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी दे दिया उन्होंने कि ओएस एक इल्यूजनिस्ट है। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेसेस से कंट्रोल होता है। हमने पूरे अपने कोर्स में प्रोसेसेस के साथ डिस्कशन करनी है कि प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, क्या कैसे शेड्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये प्रोसेसेस क्या होते हैं। ठीक है, हर स्पेस की एक वर्चुअल मेमोरी स्पेस होती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी स्पेस का क्या मतलब है? अब हर एप्लीकेशन को, जैसे अभी हमने देखा कि मैंने कोई एप्लीकेशन चलाई है तो उसको एक स्पेस असाइन हो जाती है। ठीक है, और उसको लगता है कि सारी स्पेस उसके पास है, लेकिन वो उसकी एक्चुअल स्पेस नहीं होती जो उसको असाइन होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ ये वर्चुअल मेमोरी का क्या कंसेप्ट है, इसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, और अब जैसे 16 GB की मेरे सिस्टम की रैम है, जिसको क्रोम ने भी शेयर करना है, वीएस कोड ने भी करना है, बाकी एप्लीकेशंस ने भी करना है, लेकिन हर ऐप जो है वो ऐसे बिहेव कर रही होती है कि उसको सारी स्पेस उसके पास है। तो इसको हम बेसिकली, ये सारी पाइपलाइन को एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटेक्शन और मल्टीटास्किंग जो हो रही है, इसको हम एल्यूजन की टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज करते हैं टेक्सचुअल बुक्स में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या चीज है। ठीक है, अब हमारे सिस्टम में जब जब मैंने क्रोम चलाया ना, तो सिस्टम ने उसको मेमोरी असाइन कर दी। उसने उसे कहा तुम्हारी मेमोरी स्टार्ट होती है इस एड्रेस से, ठीक है, और एंड होती है इस एड्रेस पे। यानी कि पूरा सिस्टम तुम्हारे पास है, तुम जो मर्जी करो। ठीक है, अब क्रोम ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, अब उसने एक्शन परफॉर्म करके इस एड्रेस पे कुछ रखवा लिया क्रोम ने। ठीक है, क्रोम बड़ा खुश है, ठीक है भाई मेरे पास एड्रेस है, मुझे पता है मेरे इस एड्रेस पे मेरा ये वेरिएबल पड़ा हुआ है या कोई भी XYZ टास्क पड़ा हुआ है। ठीक है, जो फिजिकल एड्रेस है उसका क्रोम समझ रहा है कि इस जगह पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ओएस जो होता है वो बीच में होता है। ओएस कहता है कि भाई नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ओएस ने डिफरेंट एप्लीकेशन मैनेज करनी है। तो ये सिर्फ एक वर्चुअल एड्रेस होता है जो हमारी एप्लीकेशन को पता होता है, लेकिन एक्चुअल जो उसका एड्रेस होता है वो ये होता है। ठीक है, ये किसको पता होता है? ये पता होता है हमारे ओएस को। ओएस यूज करता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। ठीक है, जिसके जरिए वो इस वर्चुअल एड्रेस को मैप करता है मेरे ओरिजिनल एड्रेस पे। ये मेरा वर्चुअल एड्रेस है। ठीक है, दरमियान में ओएस ने एक MMU मैपर रखा हुआ है। ठीक है, उस मैपर ने जाके उसका एक्चुअल एड्रेस निकाला, और जब सिस्टम ने, मेरे एप्लीकेशन ने इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, वो कॉल ओएस के पास गई। ओएस ने MMU से उसका ओरिजिनल एड्रेस निकाला, और उस एड्रेस से जाके उसने वो उसकी चीज निकाल के उसको दे दी कि भाई ये चीज है। और एप्लीकेशन को अभी भी लग रहा है कि वो चीज मैंने इस एड्रेस से एक्सेस की है, हालांकि अंडर द हुड वो MMU ऑपरेटिंग सिस्टम ने उससे हैंडल किया है। तो इस कंसेप्ट को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि बेसिकली डिफरेंट एप्लीकेशंस एक दूसरे की मेमोरी स्पेस को वो ना कर सके, एक्सेस ना कर सके, उन्हें ना पता चल सके कि दूसरे की स्पेस क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हर एप्लीकेशन को एक वर्चुअल मेमोरी असाइन होती है। सबको ऐसे ही एड्रेसेस मिलते हैं कि तुम्हारी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, लेकिन एक्चुअल एड्रेसेस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है MMU के जरिए, जिसके जरिए वो मैप करता है वर्चुअल एड्रेसेस को ओरिजिनल एड्रेसेस पे। ठीक है, अब ये हमारा रिकैप है जो सर हमने कल पढ़ा मैं था। सर यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि ये जो अक्सर हम जो गेम खेलते हैं ना, अगर गेमिंग वगैरह करते हैं लोग, तो उन्हें पता होगा कि अक्सर हम इस तरह के मॉड्स होते हैं और ये चीज़ें होती हैं, जिस तरह GTA में अनलिमिटेड मनी हो जाती है और वो चीज़ें। तो वो हम इस फिजिकल एड्रेस को ना, या वर्चुअल एड्रेस अगर हमें पता चल जाए उसका ऐप का, जैसे GTA है, तो उसका मनी का, अगर हमें मनी के वेरिएबल का एड्रेस पता चल जाए, तो हम उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसकी जो मनी है अनलिमिटेड कर देते हैं। तो वो जो मतलब गेम्स में हमें ये हैक्स देखने को मिलते हैं और ये मॉड्स होते हैं, वो सारे वो इस तरह काम करते हैं। वो एक्चुअल फिजिकल जो मेमोरी पे लोकेशन होती है उसको चेंज कर देते हैं उसके अंदर वेरिएबल वैल्यू को। तो कंटिन्यू करें सर आप। ओके सर जिशान, थैंक्स फॉर एडिंग। अच्छा, ये कल हमने चीज़ें पढ़ी थी कि भाई CPU के 3 मेजर जो हैं वो काम है। ठीक है, उसने क्या करना है? उसने जी डिफरेंट टास्क को शेड्यूल करना है कि सारी एप्लीकेशन चल सकें बार बार, मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, और फिजिकल डिवाइसेस को मैनेज करना है और सिक्योरिटी करनी है। ठीक है, ये हमने बार बार अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते जाने के CPU के यही काम है, यही काम है। और 1950 से लेके अब तक CPU के यही ऑपरेटिंग सिस्टम के यही काम है। ठीक है, शेयर करना CPU, मेमोरी सेफ्टी,
और फिजिकल जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करना है, और सिक्योरिटी। यही काम इसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने करने हैं, और इसी डिफरेंट तरीके से यही हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अभी इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस हैं। ठीक है, दो डेफिनेशंस हैं। अभी तक कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसको सब एग्री करते हो। सबकी डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम की कोट हुई हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी दो डेफिनेशंस हैं कि मैं कहता हूँ कि जो सीपीयू है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो रिसोर्स मैनेजर है, क्योंकि वो रन करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को लिमिटेड हार्डवेयर पे। ठीक है, यूज हार्डवेयर एफिशिएंटली एंड फेयरली। ठीक है, विच प्रोग्राम गेट्स सीपीयू टाइम। ठीक है, हाउ रैम इज डिवाइडेड, हाउ डिस्क इज डिवाइडेड। ठीक है, यानी कि मैं किसी होटल में जा रहा हूँ तो मैं डिफरेंट कमरे किसी को असाइन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये सारी रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, जो मेरी फिजिकल डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर डिवाइसेज, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ठीक है, दूसरी आ जाती है एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ठीक है, अब सिस्टम में जब हम काम कर रहे हैं, मैं कोई भी कोड कर रहा हूँ, वीएस कोड चला रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना यूआई के, भाई बड़ी बड़ा फिट सीन है। लेकिन उसके बैकएंड पे पूरा कम्प्लेक्स एक आर्किटेक्चर होता है जो हमें नजर ही नहीं आ रहा होता। इसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, कि मुझे सिर्फ एक क्लियर कट चीजें नजर आ रही है, मुझे वो कम्प्लेक्स जीरो वंस की कन्वर्जन, ट्रांजिस्टर्स, फिजिकल डिवाइसेस कैसे कनेक्ट कर रही हैं, सिक्योरिटी कैसे मैनेज हो रही है, स्पेस कैसे मिल रही है, मल्टीपल चीजें कैसे चल रही हैं, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं सिर्फ यूआई यूज कर रहा हूँ। तो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन लेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। तो इसको बेसिकली हम ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी एनालॉजी सिंपल सी है कि जब मैं किसी होटल में जा रहा हूँ तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भाई पीछे प्लम्बिंग किसने किया है, लॉन्ड्री किसने की है, कौन मैनेज कर रहा है, तो वो अब्स्ट्रक्शन होती है। तो ये दो डिफरेंट ओएस की डेफिनेशंस है, दो लेंसेज कह लें आपके, रिसोर्स मैनेजमेंट और एब्स्ट्रक्शन लेयर। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने देख लिया कि हाउ इट शेयर्स हार्डवेयर, और एब्स्ट्रक्शन लेयर में आ गया कि भाई एज अ यूजर हाउ इट फील्स टू यूज टू यू। ठीक है, इसको हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। जब अभी हमने डिस्कस किया ना कि डिफरेंट रियल हार्डवेयर में तो काफी ज्यादा चीजें होती हैं, लेकिन जब हम यूआई में देखते हैं हमें काफी सिंपलर और पावरफुल लग रहा होता है यूज करने में। मैं कोई गेम खेल रहा हूँ तो दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, लेकिन उसके पीछे बैकएंड पे बड़ी अगर गेम्स खेलें हम, जीपीयू मैनेजमेंट होती है, उसके अलावा जो है उसने डिफरेंट जॉयस्टिक्स को मैनेज करना है, काफी ज्यादा कुछ करना है। वो सारी चीजें हार्डवेयर डिवाइसेस कौन मैनेज करता है? वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। हमने जो गेम है उसने तो बता दिया कि हाँ भाई तुमने अगला बटन दबाया तुम गाड़ी चला दो। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नीड फॉर स्पीड की बात करें, गाड़ी चल रही है, तो गेम में उसने बताया कि भाई अगर यूजर ने डब्ल्यू प्रेस किया है तो गाड़ी चला दो। लेकिन वो डब्ल्यू प्रेस करने के बाद जो सारा काम होना है वो अ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना है, वो सारा उधर से मैनेज होना है। डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं, जीपीयूज को मैनेज करना है, सारा कुछ करना है, वो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है। तो इस कंसेप्ट को हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पीछे हमने कंसेप्ट पढ़ा था वर्चुअल स्पेस का। वो था कि हर एप्लीकेशन को एक फिजिकल एड्रेस असाइन होता है जो वर्चुअल होता है, और एक्चुअल एड्रेस ओएस के पास होता है। अब हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, कि एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर होती है जो यूजर को फील नहीं हो रही होती, वो सिर्फ ऐप यूज कर रहा होता है। ठीक है, और पीछे सारा बैकएंड पे कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर ओएस मैनेज कर रहा होता है। तो इसको बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये विजुअलाइजेशन है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक वन क्वेश्चन। ओके, फाइन, लेट्स मूव टू। अच्छा, अब हमें ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो डायरेक्टली क्यों नहीं एक्सेस कर लेती हार्डवेयर को? हमें क्या ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर की? मैं एप्लीकेशन जब इतना कोड लिख रही है यूआई को मैनेज करने का, तो वो हार्डवेयर को भी मैनेज कर लेती है। ठीक है, मैं जब कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ मैं उसमें कोड कोड कर देता हूँ, हार्डवेयर का भी है तो कोड ही ना। ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी कोड से मैनेज करना है, वो मैं ही लिख लेता हूँ। तो ये हम इसलिए नहीं करते कि अब सबसे पहले एक तो वजह ये है कि यार आप हमें ना, हर किसी को जो है जब भी वो कोई एप्लीकेशन बना रहा है तो उसे एक एक्स्ट्रा वर्क करना ही करना पड़ना है। ठीक है, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है ना, कि अगर मैंने हार्डवेयर से कनेक्ट करना है तो कोई भी एप्लीकेशन होगी वो हार्डवेयर वाला पार्ट भी उसको खुद ही करना पड़ेगा। वो मैनेज करेगा कि भाई तुम ये सिग्नल्स मैनेज करो, ये ड्राइवर्स को मैनेज करो, कि कैसे माउस की इंटरप्शन हो के तुमने माउस ड्राइवर को मैनेज करना है, ये भी तुमने करना है, माउस की पोजीशन भी तुमने निकालनी है और क्लिक भी तुमने हैंडल करना है। तो सारा काम वो डेवलपर को करना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा वर्क है, हालांकि काम सेम है।
हर एप्लीकेशन ने माउस की डिटेक्शन देखनी है, हर एप्लीकेशन ने जीपीयू मैनेजमेंट करनी है, हर एप्लीकेशन ने स्पेस मैनेजमेंट करनी है। तो क्यों ना एक एक सेंट्रल सिस्टम बना दिया जाए जो वो सारे काम वो मैनेज कर ले। ठीक है। तो ये सारा रिडंडेंट काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेता है, और जो एप्लीकेशन कोड है डेवलपर जो है वो एप्लीकेशन की एक्चुअल लॉजिक लिखता है। ठीक है। और बाकी फिजिकल डिवाइसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, ये काम सारा ओएस मैनेज कर लेता है, क्योंकि ये सारा काम हर एप्लीकेशन में होना है। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अब इसके अलावा ये तो बड़ी एक बेसिक सी वजह थी ना, बड़ी क्या हम क्यों करते हैं। ठीक है। अब लेट्स से कि हम कह देते हैं कि एप्लीकेशंस ने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड भी खुद ही लिखना है, खुद ही हार्डवेयर मैनेज करना है। अब यहाँ पे रिस्क आ जाता है, डिफरेंट सिक्योरिटी रिस्क आ जाते हैं। ठीक है। अब लेट्स से कोई हैकर है, वो क्या करता है, वो एक एप्लीकेशन ऐसी डेवलप करता है, अब उसके पास पूरी सिस्टम की एक्सेस है, उसके पास पूरी रैम की एक्सेस है मेरी, उसके पास सारे एड्रेसेस है मेरे पास उस मेरे, ठीक है, मेरा पूरा सिस्टम है उसके पास। वो एप्लीकेशन को लिखेगा और किसी ना किसी तरह कोड करके मेरी रैम एक्सेस कर लेगा। ठीक है। वो रैम एक्सेस करके वो मेरे डिफरेंट पासवर्ड्स तक निकाल सकता है कि मेरे पासवर्ड्स कहाँ पे स्टोर है, क्योंकि पूरी एक्सेस उसके पास है, वो कुछ भी कर सकता है। ये कर लेगा। ठीक है। एक तो ये सिक्योरिटी कंसर्न आ गया कि ये नहीं करना। ठीक है। और उसके अलावा वो मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा भी इंस्टॉल कर सकता है जिससे मेरी डिफरेंट फाइल्स क्रैश कर सकती हैं, या कुछ ऐसा कोड लिख दे जो मेरा पूरा सीपीयू जाम कर दे। ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है हम हार्ड एप्लीकेशन को डायरेक्टली नहीं कहते कि तुम हार्डवेयर कंट्रोल करो। ठीक है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अच्छा, अब सीपीयू जी ये कैसे मैनेज करता है। अब ये हमारा मेजर कंसेप्ट आ जाता है मोड बिट का। मोड बिट क्या होती है। ठीक है। मोड बिट की दो स्टेट्स होती हैं, 0 और 1। ठीक है। अब हमारे सिस्टम में ना, ओएस के हमने टाइप्स कहा था पढ़ेंगे हम। अब हमारे सिस्टम्स के ना दो जोन्स होते हैं, अब जोन्स कह लें इसे। ठीक है। एक मेरा मॉडर्न सीपीयू की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक होता है यूजर मोड, एक होता है कर्नल मोड। ठीक है। यूजर मोड क्या है। यूजर मोड ये है कि जब मैं कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ वो यूजर मोड में है। ठीक है। वो रिस्ट्रिक्टेड जोन में कह लें, हम कह देते हैं कि भाई वो रेड जोन है, वो रिस्ट्रिक्टेड है यूजर जोन में। ठीक है। अब लेट्स से यूजर ने सिस्टम से कहा है कि मुझे कोई मेरी एबीसी फाइल पड़ी हुई है सिस्टम की। ठीक है। ये फाइल क्या है मेरी, मैं कहता हूँ ये मेरी बड़ी क्रिटिकल फाइल है, इसमें मेरे काफी एड्रेसेस स्टोर्ड हैं या कुछ मेरी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस फाइल में पड़ी हुई है। अब जब ये एप्लीकेशन जो है वो इसको इसको एक्सेस करेगी। ठीक है। तो मेरा सिस्टम में उस टाइम यूजर मोड एक्टिव होगा, मेरी स्टेट 0 होगी। ठीक है। अब जब वो इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उसको कहेगा कि तुम यूजर मोड में हो, तुम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। अब वो इसकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो अब कैसे करें। अब उसको यूजर को वो फाइल तो चाहिए, उसने कोई कुछ रन करना है उसके ऊपर, उसने लेट्स से वेरिएबल कोई है उसने मेमोरी में स्टोर करवाना है, वो कैसे करवाए, वो तो करवा नहीं सकता। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक स्विच यूज होता है। ठीक है। जो क्या करता है, वो इस 0 स्टेट को 1 स्टेट में करता है। ठीक है। इसको हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है। इसको हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। अच्छा, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे सिस्टम में, सीपीयूज में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में दो मोड्स यूज हो रहे होते हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड। ठीक है। ये एनालॉजी दी हुई है बेसिकली। यूजर मोड क्या है, लॉबी है जहाँ पे एप्लीकेशंस बेसिकली काम कर रही हैं, जो मैं यूजर इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं यूजर मोड में इंटरेक्ट कर रहा हूँ सिस्टम के साथ। ठीक है। और एक सर्वर रूम है कर्नल मोड, जो बेसिकली बैकएंड सारा आर्किटेक्चर हो रहा होता है। ठीक है। अब यूजर मोड में हार्डवेयर डिवाइसेस को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ओएस मेमोरी को चेंज नहीं कर सकते, दूसरी एप्लीकेशंस की मेमोरी को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। हम कुछ नहीं कर सकते यूजर मोड में। लेकिन मुझे करनी तो है ना, मुझे अपने सिस्टम में जाके कोई वेरिएबल किसी मेमोरी एड्रेस में रखवाना तो है ना। वो मैंने बताया कि भाई मैंने वेरिएबल ये क्रिएट किया, तुम जाके इस मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाओ, लेकिन मैं कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा। तब सिस्टम यूज करता है कर्नल मोड। ठीक है। यूजर मोड जो है वो सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजता है सिस्टम कॉल्स के जरिए। ठीक है। ओएस के पास रिक्वेस्ट आती है, ओएस कन्वर्ट करता है उसको कर्नल मोड में, अगर उसके पास परमिशन होती है। ठीक है। और फिर वो हार्डवेयर और मेमोरी को एक्सेस करके वो चीज स्टोर करवा देता है उधर, और डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो भी करवानी है वो कर्नल मोड में वो एक्टिवेट कर देता है, और वापस वो फिर वो एक्शन परफॉर्म करके वापस जो है यूजर मोड में आ जाता है, 0 में आ जाता है। ठीक है। हमारे यूजर मोड में जो है एप्लीकेशंस जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकती, मॉडिफाई नहीं कर सकती सिस्टम फाइल्स को, वो सारा काम ओएस मैनेज करता है।
ठीक है। और हमारे कर्नल मोड में जो है, जो ओएस का ही पार्ट है, ठीक है, जो हमेशा एक्टिव रहता है, वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करता है, टास्क शेड्यूल करता है, डिफरेंट फाइल, सिस्टम फाइल, ये मैनेज फाइल्स जो है ये सिस्टम फाइल्स हैं। जब भी हम कोई सिस्टम लेते हैं उसमें कुछ बिल्ट इन फाइल्स होती हैं, जो सिस्टम की फाइल्स होती हैं जो उसे रन कर रही होती हैं। तो ये बेसिकली कर्नल मोड में हो रहा होता है। अब हम इसकी स्विचिंग को देखते हैं कि ये स्विचिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने उसके स्विचेस को उल्टा बता दिया था। ठीक है, जीरो हमारा कर्नल मोड होता है और वन जो है हमारा यूजर मोड होता है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, जब मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ तो मैं यूजर मोड में रन कर रहा हूँ। ठीक है। अब यूजर मोड में मेरी स्टेट वन है। ठीक है। अब मैंने कुछ एक्सेस करना है, स्पेस कोई एक्सेस करनी है या कुछ करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन मेरी यूजर मोड पर रन कर रही है। ठीक है। अब क्रोम ने क्या करना है, क्रोम ने एक फाइल सेव करनी है, हम इसको इधर से देखते हैं। ठीक है, स्टेप वन क्या है, एप्लीकेशन ने क्या करना है, एक यूजर मोड में है, ठीक है, उसने कोई फाइल सेव करनी है। अब एप्लीकेशन ने ये काम करना है। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमने पढ़ा बीच में गार्डेड गेट का कंसेप्ट है। और जो मेरी एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती, मेमोरी एड्रेस से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। उसने फाइल सेव करनी है, उसने क्या कहा, उसने ओएस से हेल्प मांगी सिस्टम कॉल के जरिए। ठीक है। उसने कहा हे ओएस प्लीज सेव दिस फाइल, मुझे ये फाइल सेव करनी है। ठीक है। सीपीयू मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करेगा कर्नल मोड में। ठीक है। और उस फाइल को उस जगह पे जाके एक्सेस कर देगा, राइट कर देगा या रीड कर देगा, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो करेगा, और वापस यूजर मोड में आ जाएगा। ठीक है। और क्रोम को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है बेसिकली, कि ऐसे यूजर मोड से वो कर्नल मोड में गया है, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एक्सेस दी है, उसने मेमोरी से ही वो चीज़ निकाल के लाके दिखा दिया, या फिर राइट कर दिया या फिर रीड कर दिया। तो ये बेसिकली पूरा हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन से, जब मैंने कोई एक चीज़ फाइल नई क्रिएट करनी है ना, पीछे मेमोरी एड्रेस में कहीं जाके क्रिएट होनी है, तो ये चार स्टेप्स उसमें फॉलो हो रहे होते हैं। ठीक है, मैं यूजर मोड में रन कर रहा हूँ, दरमियान में मेरी सिस्टम कॉल के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका अपने यूजर मोड से कर्नल मोड में कन्वर्ट होता है, कर्नल मोड में कन्वर्ट होकर वो एक्शन परफॉर्म करके वापस यूजर मोड में आया था, और वो फाइल क्रिएट हो जाती है मेरे मेमोरी एड्रेस में, या अगर मैंने कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो मेमोरी से आके वो मुझे मिल जाती है। तो ये सारे चार स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक स्विचिंग हो रही होती है। यहाँ पे अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वी कैन टेक का क्वेश्चन, या अगर किसी ने कोई ऐड करना हो तो प्लीज ऐड। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये गार्डेड गेट की जो एनालॉजी है इसको हमने पहले भी स्टडी कर लिया कि गार्डेड गेट क्या है। एप्लीकेशन है मेरी, ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मेरी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये दरमियान में मेरा एक गार्डेड गेट है। ठीक है, ये गार्डेड गेट है। ये गार्डेड गेट कौन है? ये गार्डेड गेट है ऑपरेटिंग सिस्टम है जी। इसके अब हमने बार बार कर लिया भाई, इस गार्डेड गेट का क्या काम है, इसने प्रोटेक्शन करनी है, इसने ऐप्स को क्रैश होने से बचाना है, इसने शेड्यूल करना है, इसने स्पेस मैनेजमेंट करनी है। ये सारा काम इस लेयर पे हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये पूरा कोर्स जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान जो ये लेयर है उसको मैनेज करना। हमने देख लिया कि भाई फाइल सेव कैसे होती है, सिक्योरिटी क्यों चाहिए हमें, क्या एनालॉजीज है इसकी, कैसे काम करता है। ठीक है, फर्दर फिर अब हमें आगे इसके फर्दर टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है जी, एक यूजर मोड है हमारे पास, यू वॉक अराउंड फ्रीली, कर्नल मोड आया, लॉक डोर। ठीक है, गार्ड द डोर, ओएस इस डोर को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, ऐप को कभी भी कीज नहीं मिलती, ऐप जो है वो सबमिट रिक्वेस्ट सिस्टम कॉल के जरिए रिक्वेस्ट करता है ओएस से, कर्नल उसको चेक करता है, अगर प्रिविलेज हो तो वो उसका जो है यूजर मोड से कर्नल मोड में जाके वो काम परफॉर्म करके वापस आ जाता है। ठीक है। अब ये गार्ड क्या करता है, ये चेक करता है कि आपको कर्नल मोड में जाने की परमिशन भी है कि नहीं है। अब कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो मैं कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फाइल क्रिएट करनी है सिस्टम पे, वो मुझे परमिशन है, मैं इजीली कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम फाइल्स हैं जो जो मैंने, लेट्स से किसी ने अपनी कोई सिस्टम फाइल यूज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब ये गार्डेड गेट लगा ही इसलिए हुआ है कि वो जब इसके पास रिक्वेस्ट आए तो ये नहीं कि वो हर एक्शन को परफॉर्म करके कर्नल मोड में जाए और काम परफॉर्म कर दे, ऐसा नहीं होता। जब यूजर मोड से
वो कर्नल मोड में जाता है, तो ये कर्नल का काम ही ये है कि उसने पहले चेक करना है कि जो ये रिक्वेस्ट मुझे कर रहा है इसको परमिशन भी है इस काम करने की कि नहीं, कि ये कोई गलत काम तो नहीं परफॉर्म कर रहा है, ये तो नहीं कह रहा कि ये मुझे ऑर्डर दे रहा है और मुझे कह रहा है कि रैम में जाओ ये वाली मेमोरी एक्सेस इसकी डाटा उड़ा दो या इसका डाटा ला कर मुझे दे दो। तो वो सारा काम जब ये कर्नल मोड में जाता है सिस्टम, तो ये कर्नल मोड में जाने का मकसद ही ये है कि भाई तुम ये इधर सिक्योरिटी परफॉर्म करो, तुम इधर एज अ गार्ड खड़े हो जाओ कि वो एक्शन जो एप्लीकेशन परफॉर्म कर रही है आया कि उसको उसकी परमिशन है कि नहीं है, वो कोई क्रिटिकल टास्क तो नहीं है, वो कुछ गलत काम तो नहीं परफॉर्म कर रहा है सिस्टम के साथ। तो ये सारा काम हमारा कर्नल मोड में मैनेज हो रहा होता है कि अगर परमिशन है तो वो काम परफॉर्म कर दो, एड्रेस मेमोरी में जाओ रैम से वो चीज़ ला के उसको यूजर को दे दो और उसको पकड़ा दो, ठीक है। तो ये कर्नल मोड हमारा इसलिए, और ये गार्डेड गेट बेसिकली इसलिए बीच में लगा हुआ है, प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। तो ये है, और इसके अलावा वो हमारा कर्नल मोड ये भी देखता है कि भाई तुमने जो मुझे कॉल भेजी है, देखें एप्लीकेशन कोड में मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ जिसमें मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि भाई सिस्टम तुम कर्नल मोड में कन्वर्ट हो जाओ। तो कर्नल मोड मेरा ये भी चेक करता है कि तुम एक पूरे प्रोसेस के तहत आए हो या फिर तुमने डायरेक्ट जो है वो मुझे कोड लिख के एक्सेस कर लिया। मैं कोड लिख के भी कर्नल को कहता हूँ कि भाई तुम अपनी स्टेट चेंज करके 0 से 1 से 0 हो जाओ और ये एक्शन परफॉर्म कर दो। तो मेरा गार्डेड गेट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो ये भी देख रहा होता है कि ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट सिस्टम कॉल आई है वो एक सही तरीके से आई है या उसने किसी ने एप्लीकेशन कोड में खुद लिख के मुझे एक्सेस कर लिया कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये भी हमारा कर्नल चेक कर रहा होता है। अब उसे कैसे पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट जो है वो सही है, सिस्टम कॉल सही है या नहीं आई, कौन से कोड से पता चलता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे क्या होता है। इट्स जस्ट द बेसिक के गार्डेड गेट में क्या हो रहा होता है और कैसे मैनेज हो रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? वर्चुअलाइजेशन, गार्डेड गेट, मोड स्विचिंग कैसे हो रही होती है, कर्नल मोड क्या है और बाकी क्या है। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ठीक है, फिर हम आगे टाइप्स पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास 5 मिनट्स रह गए, अब हम इसे जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा हमारे अब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख लिया कि एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान जो उसने करना है, काम परफॉर्म करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है। अब डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, हर किसी ने ये काम करना है, हर किसी की एप्लीकेशन है, हर किसी का हार्डवेयर है और दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चाहिए। ठीक है, हम तो सिंपल बात कर रहे हैं इसकी लैपटॉप की, ठीक है, विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, ये हो गया, लेकिन बाकी भी तो चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अब ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, ये क्या चीज है, इसका हार्डवेयर है, इसका एप्लीकेशन है, इसके सेंसर्स हैं, ठीक है, इसने भी काम करना है, इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, एक स्मार्ट वॉच है उसको भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लैपटॉप को तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें बाकी चीजों को भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं कि क्या हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी डिवाइस को चाहिए उसका पर्पस सेम है? लैपटॉप को जो चाहिए उसका पर्पस क्या है, स्मार्ट वॉच को जो चाहिए उसका पर्पस क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार को जो चाहिए उसका पर्पस क्या है? काम सबका एक है, लेकिन गोल्स क्या हैं? गोल्स, सबके गोल्स डिफरेंट हैं। ठीक है, सबका हार्डवेयर डिफरेंट है, सबके गोल्स डिफरेंट हैं, सबके डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं लैपटॉप पे कोई फाइल सेव कर रहा हूँ और उसको 500 मिली सेकेंड्स का डिले आ गया, ठीक है, कुछ होगा? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई मतलब कोई मसला नहीं, इतना अफोर्डेबल है। लेकिन आप अगर सेल्फ ड्राइविंग कार को देखें या फिर अगर आप देखें जो हमारे कार्स में एक्सीडेंट के दरमियान हमारे एयरबैग्स खुलते हैं, अगर उसमें 500 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड का भी डिले हो जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी, बंदे की मौत हो जाएगी, ठीक है, उस डिले की वजह से। यानी कि इसके टाइम कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट हैं सेल्फ ड्राइविंग कार के, इसकी डिफरेंट लिमिटेशंस है, इसको डिफरेंट किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो इससे हमें ये पता चल गया कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, ड्राइविंग कार्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन का को पायलट है। तो हर चीज को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन हर किसी की नीड्स, गोल्स, कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट हैं और उसकी बेस पे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट मैनेज होगा, लेकिन उसका काम सेम होगा। एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान एक ब्रिज बन के बैठ जाओ, तो उसका काम सिर्फ डिफरेंट होगा, डिफरेंट इंजन होंगे, लेकिन बाकी इसके अंदर सेम चीजें होंगी। ठीक है जी, हम देख लेते हैं कि अब कौन सी हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, इसमें हमारे पास आ गया जी एक जनरल पर्पस ओएस आ गया, लैपटॉप्स में यूज होता है, डेस्कटॉप्स में यूज होता है, सर्वर्स में यूज होता है, ठीक है, जिसमें इतना टाइम डिले हम मैनेज कर लेते हैं। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है जी, इसमें हमें गाइडलाइन बड़ी बारीकी से देखनी पड़ती है, इसमें हम कुछ भी डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कैसे करता है, ये डिफरेंट सेंसर्स वगैरह यूज करता है
उनको कोलैबोरेट करता है उनकी वैल्यूज, और एक ऐसा सिस्टम जनरेट करता है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास मोबाइल ओएस आ जाते हैं, जो मोबाइल हमारे स्मार्टफोन्स में यूज होता है। एम्बेडेड ओएस होते हैं जो हमारे आईओटी डिवाइसेस में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, स्मार्ट टीवीज में यूज हो रहे होते हैं। और हमारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो डिफरेंट लार्ज सिस्टम्स मिलके एक सिस्टम में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, जो डिफरेंट सिस्टम्स मिलके एक सिस्टम बना रहे होते हैं। जैसे डिफरेंट क्लाउड्स होते हैं हमारे, उनके डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कंबाइन करके एक डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस बना रहे होते हैं, जिसके जरिए वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यानी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट क्लाउड्स की होस्टिंग है। मैं अपने सिस्टम से हार्डवेयर से उसको एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन वो उन्होंने मैनेज किया हुआ इस तरह के डिफरेंट मशीन्स जो हैं वो एक क्लाउड की तरह कैसे एक्ट करेंगी। कि मुझे, लेट्स से मुझे पाकिस्तान से बैठे हुए कोई और सर्वर मिला है, किसी को कोई और सर्वर मिला है, तो वो सारा काम वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन उसको फॉरेन सेंसर्स की इंफॉर्मेशन रीड करनी है, रिएक्ट इन मिली सेकेंड्स करना है उसको। ठीक है, अगर डेडलाइन टाइम डिले वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हम इसकी बेस पे यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लेंगे, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट करता है, उसके अंदर जो है वो डेडलाइन बिल्कुल नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इसकी टाइप्स क्या हैं और हमें डिफरेंट टाइप्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे गोल्स डिफरेंट हैं, हमारे कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट है, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप्स चाहिए। ठीक है, अब इसमें आ गया इंटरेक्टिव वर्सेस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी वही चीज़ है। इंटरेक्टिव सिस्टम में वो है जो हम ह्यूमंस कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे होते हैं, क्लिकिंग कर रहे होते हैं, टाइपिंग, स्क्रॉलिंग, ओपनिंग एप्स, सेविंग फाइल्स, ओपनिंग फाइल्स, विंडोज़, मैक ओएस। ठीक है, इसमें अगर कोई डिले हो जाए तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता, डिफरेंट ऐप्स हम चला सकते हैं। ठीक है, और एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने पढ़ा है, हमने सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जाम्पल ही, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, उसके अंदर जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है, क्योंकि उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और हम बिल्कुल मिली सेकेंड्स का डिले नहीं ले सकते। हम ब्रेक कंट्रोलर को देखें, जो एबीएस कार्स होती हैं जिसमें ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है। अब जिन्होंने एबीएस ने काम करना है, अब उसने जैसे ही अगर कोई चीज़ देखनी है, उसने फौरन एक्शन परफॉर्म करना है, वो वेट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने वेट किया तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए एबीएस में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। एयरक्राफ्ट के ऑटो पायलट्स जो होते हैं वो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं बेसिकली, इंटरेक्टिव जिसमें डिले हम अफोर्ड कर सकते हैं, रियल टाइम जिसमें हम डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब जल्दी से हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसकी हिस्ट्री 1950s 1970s में, हम सबको पता है कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, तब भी सीपीयू होता था। तब सीपीयू का काम क्या होता था कि वो मल्टीपल यूजर्स को एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता था। ठीक है, अब तो सीपीयू का काम ये हो गया ना कि अब सीपीयू क्या कर रहा है, मल्टीपल एप्लीकेशंस को मैनेज कर रहा है। तब ये होता था कि बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते थे और हमारा जो सीपीयू था वो डिफरेंट यूजर्स को मैनेज करता था, कि हर यूजर को सेम कंप्यूटर पे किस तरह मैनेज करना है, वो टर्मिनल्स के थ्रू मैनेज करता था। अभी जैसे हमने देखा कि उसको एक एप्लीकेशन काम करिए, दूसरी एप्लीकेशन काम करिए, और जब एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ये मेमोरी किस तरह मैनेज किया है इसने, उसको कैसे पता चला कि मैनेज मैनेज करना है। तब सीपीयू मल्टीपल यूजर्स को ऐसे मैनेज करता था कि अगर एक यूजर परफॉर्म कर रहा है कोई एक्शन, तो उसको कैसे मैनेज करना है और दूसरे यूजर को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, फिर 1980s में आया, पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, हर किसी के पास अपना सीपीयू आ गया, हर किसी के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर आ गया। ठीक है, फिर ओएस के टास्क जो है वही बदल गए। उसने, अब पहले वो यूजर्स को मैनेज कर रहा था, अब वो क्या मैनेज कर रहा है, एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा है। ठीक है, फिर स्मार्टफोन्स आ गए, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी जेब में आ गया। ठीक है, हार्डवेयर जो है वो चेंज होता रहा, काफी बड़े से छोटा होता रहा, लेकिन ओएस की जो कोर जॉब थी वो कभी चेंज नहीं हुई, जो कि उसका था शेयर करना सीपीयू। ठीक है, मेमोरी प्रोटेक्ट करनी है, मैनेज डिवाइसेस करनी है, ये सारे कंसेप्ट हमेशा सेम रहे हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री थी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ये की टेक अवेज हैं। ऐप जो है हमारा बिहेवियर डिसाइड करती है, ओएस डिलीवर करता है इवेंट्स को और मैनेज करता है रिसोर्सेज को। ठीक है, ओएस की दो हमने व्यूज देखे, एक रिसोर्स मैनेजमेंट और एक एब्स्ट्रक्शन लेयर। यूजर मोड देखा हमने, कर्नल मोड देखा, डुअल मोड ऑपरेशन देखा, सेफ्टी वॉल, गार्डेड गेट देखा हमने। ठीक है, फिर हमने देखा कि डिफरेंट डिवाइसेस को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स चाहिए होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की जॉब्स क्या होती हैं, ये हमने आज देखा। ठीक है, तो अगर तो अब किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, किसी के कोई एडिशंस है, तो वी कैन टेक दैट, द फ्लोर इज ऑल योर्स। सर टाइम ऊपर हो गया, तो मेरे ख्याल एंड करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है सर, आप इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें और मीटिंग को भी एंड कर दें। ओके।